Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to solve the question paper जो क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर लिया गया था SS BPS 17 जो ऑफिसर्स थे. सो उसमें भी सेम पैटर्न डकार की तरफ से था एंड दिस इज़ वाज इन कोलैबोरेशन विद द पाई टेस्टेडा एंड डकार की तरफ से ये टेस्ट लिया गया था. तो इस टेस्ट को हम क्वालिफाइंग टेस्ट कहते हैं कि इसको जो क्वालिफाई करता है तो वो ही इज़ एलिजिबल फॉर द प्रमोशन. सो इस टेस्ट एटम के अंदर जो है वो टोटल जो 80 मार्क्स थी. इसके अंदर 60 MCQs थे और जो 60 मार्क्स के थे, और इसके जो सेकंड जो 20 मार्क्स है पार्ट है इसका सेकंड पार्ट वो बेसिकली शार्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है वो 4 शार्ट क्वेश्चंस हैं. सो कोशिश करते हैं इस पेपर को हल करने का. सो लेट्स ट्राई कि इस पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो चीज़ें हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं. ये पेपर बेसिकली जो कंटेंट बनाया गया है वो असल में बेस करता है हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स के ऊपर. तो मैं इसलिए भी ये सबके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट हो मिलेगा उनको भी. आई होप कि ये जितने भी पेपर्स हैं उनको प्रिपरेशन में और बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तभी मैं जो है इसको थोड़ा सा एलाबोरेट भी करता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह की जा रही ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों. सो लेट्स स्विच टूवर्ड्स वन ऑफ द PDF फाइल. तो इस पेपर को वहीं पे सॉल्व करते हैं. चले जी वहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. चलें जी. तो हम आ गए हैं क्वालिफाइंग टेस्ट. 19 मई 2020 पे ये टेस्ट पेपर लिया गया था. सो इसकी टोटल मार्क्स जो हैं वो 80 मार्क्स थी और कोशिश करते हैं कि इसको विद इन द 80 मिनट्स के अंदर क्लियर कर दें. तो इसका एक्चुअल टाइम पीरियड ये हम लोग इसमें नहीं क्लियर करेंगे. सो थिंग इज़ दैट कि इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एंड फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर द पार्टिसिपेंट. देन यहाँ पे सेक्शन A के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो दे नीड टू टेक द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एटम नंबर 1. तो देखें यहाँ पे एटम है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. सो इनमें लेट्स सी कि इनका काम क्या है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का. A, प्रिपेयर द लर्निंग आउटकम्स. B, to communicate the learning outcomes. Rearrange the learning outcomes. Approve the learning outcomes. तो अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हम देखेंगे जिनका SS जो बेसिकली दे आर द स्पेशलिस्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट. तो इनका काम होगा टू प्रिपेयर द लर्निंग आउटकम्स. नो, ये इसका काम नहीं है कि वो लर्निंग आउटकम्स बनाएं या रीअरेंज करें या अप्रूव करें. ये कोई इदारा जो हमारा बेसिकली वो करता है. इसके लिए दे आर जस्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट द लर्निंग आउटकम्स कि जो लर्निंग आउटकम्स पहले से बनाए हुए हैं, अरेंज्ड हैं और अप्रूव्ड हैं उनको बेसिकली कम्युनिकेट करना. तो इसका ऑप्शन B जो है वो राइट ऑप्शन है. देन सब्जेक्ट स्पेशल में आल्सो सुपरवाइज एंड सपोर्ट किसको करता है. सो दैट इज़ टू कम्युनिटी मेम्बर्स, ट्रेनिंग टीचर्स, रिक्रूटिंग स्टाफ, लेट कमिंग स्टाफ्स. तो इन एटम्स की कोई यहाँ पे इस तरह कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही इस तरह के अरेंजमेंट्स हो. तो अब यहाँ पे देखें कि सुपरवाइज एंड सपोर्ट किसको करता है. तो सुपरवाइज एंड सपोर्ट बेसिकली देना तो कम्युनिटी को भी नहीं करता. रिक्रूटिंग स्टाफ उनका काम नहीं है. लेट कमिंग स्टाफ, तो इसका ऑप्शन B जो है वो राइट ऑप्शन है कि जो ट्रेनिंग टीचर्स आते हैं स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, चाहे वो प्री सर्विस हो या टीचर्स जो है वहाँ पे एज ए फॉर स्कूल प्रैक्टिसिंग के लिए जाते हैं तो उनकी भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको सुपरवाइज करना ऐसे इसका काम है. उसके बाद पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ एटम्स है कि एटम्स इन पोर्टफोलियो आर कॉल्ड द टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, सैंपल्स, रेफरेंस. तो ये एक वहाँ से एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने पिक किया था और दैट इज बेसिकली आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो एविडेंसेस होते हैं आपके जो आप काम करते हैं वो आपका पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. दैट इज़ द आर्टिफैक्ट्स. सो इसका ऑप्शन B जो है वो राइट ऑप्शन है. व्हिच वन डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो एटम्स. तो पोर्टफोलियो बेसिकली जो बनाया जाता है वो इज़ यूज्ड टू हेल्प और फैसिलिटेट द डेवलपर इन कोर्स डेवलप करने के लिए, परफॉर्मेंस टूल्स बनाने के लिए. C ऑप्शन जो है इसका करिकुलम डॉक्यूमेंट है. D जो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है.
सो अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं एक्सेप्ट वन। तो इसमें जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है वो पोर्टफोलियो का इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। करिकुलम डॉक्यूमेंट इज अनदर थिंग। सो बाकी पोर्टफोलियो जब भी हम बनाते हैं तो वो परफॉर्मेंस टूल भी होता है। कोर्स बनाने के लिए भी हमारे पास पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो कोर्स को डेवलप करने के लिए पूरे साल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ाना है, कौन से टूल्स पढ़ाने, क्या स्कीम्स थी वगैरह वगैरह, एग्जाम्स किस तरह लिए, असेसमेंट रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में होता है। और पोर्टफोलियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है पार्टिसिपेंट का या किसी टीचर का। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस भी उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो एक टूल आपको सपोर्ट करेगा अपनी नीड एनालिसिस के। बट दिस इज नॉट फॉर द करिकुलम डॉक्यूमेंट। सो इसका ऑप्शन जो सी है दैट इज द राइट ऑप्शन। एटम नंबर 5 पे चलते हैं कि पोर्टफोलियो कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीपीएस परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियोज हमेशा बनाए जाते हैं कि ए ऑप्शन जो स्टैंडर्ड है, मेथोडोलॉजी, स्टाइल, स्किल्स। तो पोर्टफोलियो इटसेल्फ एक स्किल है, मगर यहाँ पे जो बात कर रहा है कि ये क्यों यू कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश डेश इन मेथोडोलॉजी, स्टाइल्स, तो इनका कोई इनके साथ लॉजिक ही नहीं बन रही। तो पोर्टफोलियो हमेशा किसी भी पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, हमेशा परफॉर्मेंस जब भी हम मेजर करते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हम उनका पोर्टफोलियो कहते हैं कि आप बनाएं, जो ताकि हम उसको असेस कर सकें उनको। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन। देन पीयर सीपीज हैव मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड अपडेटेड कंटेंट नॉलेज। सो देन होम, तो पीयर सीपीज ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है सुपरवाइजर्स हैं, बी मैनेजर्स हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ए डी जो है ऑल ऑफ अबव। सो इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज एक्चुअली राइट ऑप्शन, दैट इज द सुपरवाइजर्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ राइटिंग provides an opportunity to gain further insight through the deeper reflection. So that is actually called the reflective writing. ये हमें सेशन होता था रिफ्लेक्टिव के बारे में। फर्दर इसको आप खुद भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्ट आप किस तरह करते हैं, आप अपनी लर्निंग के ऊपर, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू कैन अप्लाई इन द फ्यूचर। तो ये एक्चुअली एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह पीछे हम पढ़ते रहे, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, व्हाटसएवर। So writing suggests a stepping back from the events and action is known as। तो ये कौन सी है कि stepping back, आप एक स्टेप बैक जाते हैं। सो इसका डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्टिव डायलॉग बेसिकली है, रिफ्लेक्टिव या क्रिटिकल है। सो इससे डायलॉजिक जो है वो रिफ्लेक्टिव है। सो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ नेशनल स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, तो कितने हैं? तो ये हमारे पास 10 स्टैंडर्ड। तो कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। इन विच ईयर द एनपीएसटीपी वाज डेवलप? 2006 में, 9 में, 12 में, 15 में। 2006 में हमारी जो है करिकुलम पब्लिश हुआ था। 2009 में हमारे एनपीएसटीपी आए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 2015 में बहुत सारी पॉलिसीज आई थी जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी, जैसे क्लस्टरिंग पॉलिसी वगैरह इस तरह की 2015 में आई थी। उसके बाद कहता है कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इज डिफाइंड एज इन। तो ये किस में डिफाइंड होते हैं? सिलेबस में, स्कीम ऑफ स्टडीज में, या कोर्स आउटलाइन में, या करिकुलम में? सिलेबस इज व्हाट? सिलेबस इज जस्ट सिंपल इज कंटेंट व्हिच यू आर गोइंग टू इज कोर्स आउटलाइंस होती हैं जो इसको आप सिलेबस भी कहते हैं, या स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके पूरे साल का। उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, मगर हाँ हमारे करिकुलम के अंदर बेसिकली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सीखेंगे, या उनके अंदर वो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स डेवलप किए जाते हैं, एसओलओस जो हमारे हैं। तो ये दैट इज़ एक्चुअली जो अलाइन हो रहा है वो डी ऑप्शन इसका जो है राइट ऑप्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन हू। अब करिकुलम किसका काम है? पाइट को देख लें तो इसकी ट्रेनिंग का काम है। डकार को देखते हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च विंग, तो इसका काम है बेसिकली डिज़ाइन करना, डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना करिकुलम को डकार का काम है। जबकि स्टेट हमारी गवर्निंग बॉडी है, एसटीडीबी डिसेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो जिसका काम है टेक्स्ट बुक्स को बनाना। तो राइट ऑप्शन इज बेसिकली बी ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि स्टूडेंट्स विल अकम्प्लिश एट द एंड ऑफ ईच डेवलपमेंटल लेवल इन ऑर्डर टू मीट द स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द। अब
ईच डेवलपमेंटल लेवल जब भी बात होती है तो करिकुलम के अंदर हमारे पास वो बेंच मार्क्स होती हैं कि एक लेवल हो 1 2 3 तक है, 4 5 6 7 8 तक एक लेवल है, बेंच मार्क है, 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर हमारे पास एक बेंच मार्क है। ठीक है, तो ये असल में ये चारों चीज़ें जो हैं हमारे करिकुलम के स्ट्रक्चर में आती हैं कि कॉम्पिटेंसीज, फिर स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स हमारे पास, या बेंच मार्क्स, फिर जो है हमारे पास जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटेड मटेरियल इज कंसर्न विद द सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो वो कौन सा है? एजुकेशन पॉलिसी, ये STBB का काम नहीं है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। जब भी STBB आता है तो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स का कॉन्सेप्ट आता है कि दे आर गोइंग टू डेवलप एंड प्रिंट द मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट बुक्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो इसका है टॉप टू बॉटम। अच्छा, टॉप टू बॉटम कह रहा है तो इट मीन्स के पहले हमारे पास कॉम्पिटेंसी, फिर स्टैंडर्ड, फिर हमारे पास बेंच मार्क्स, फिर SLOs आते हैं। ये एक SLO जो हमारा करिकुलम बना हुआ है नेशनल करिकुलम का है या प्रोफेशनल करिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। बाकी आप इसमें देख लीजिएगा कि फर्दर इसके अंदर कौन से ऑप्शन हैं। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अच्छा जी, कौन सा एलिमेंट नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट? ऑप्शन ए कह रहा है कि डिसिप्लिन, बी फॉलो द रूल्स, फिजिकल सीटिंग और पर्सनल व्यूज। ऑफ कोर्स क्लासरूम मैनेजमेंट के ये बेसिक रूल्स हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, रूल्स बनाने होते हैं, फिजिकल सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी होती हैं ताकि हम क्लास को मैनेज करें। बाकी उसके अंदर पर्सनल व्यूज़ नहीं होते। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट कौन होते हैं? स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी, ऑल ऑफ ऑप्शंस। तो इसके अंदर ऑप्शन ए जो है, क्योंकि हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, तो इसका ऑप्शन जो ए जो है वो राइट है। दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड बेसिकली दूसरा कौन सा है? एंड चिल्ड्रन, सुपरविजन, काउंसलिंग, मेंटोरिंग, एंड जो है ऑप्शन डी जो है वो हमारा मॉनिटरिंग का है। तो सुपरविजन इज अनदर थिंग। तो हमारे जो टीचर और इसके बीच में जो रिलेशनशिप बनाने में करता है वो बेसिकली काउंसलिंग होती है। हम टीचर्स को उसकी काउंसलिंग करते हैं उनको। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। मॉनिटरिंग इज अनदर थिंग, मेंटोरिंग इज समथिंग एल्स के आप जब लर्निंग में उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। Which one is incorrect statement about the counseling program? अच्छा जी, काउंसलिंग प्रोग्राम्स के बारे में। तो काउंसलिंग पहले हम देख लें कि काउंसलिंग बेसिकली हम बच्चों को करते हैं कि हम उनको बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से, बच्चों के एबिलिटीज़ के हवाले से हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि विच वन फील्ड इज़ मोर, आपके लिए कौन सी फील्ड जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किस में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। हम बच्चों का देखते हैं कि किस तरफ जो है उसका एप्टीट्यूड जा रहा है, कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, कहाँ पे इसकी जो है स्किल्स हैं। तो उसको देखते हुए टीचर्स उनके साथ एक अपनी रिलेशनशिप बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स जो हैं फिर वो डेवलप करता है, जैसे इंट्रापर्सनल स्किल्स हम डेवलप करते हैं। अच्छा जी, ये इट फोस्टर दी इफेक्टिव लर्निंग भी करवाता है, इट क्रिएट्स वोकेशनल कैरियर्स, इट मेक्स कॉम्पिटेंट। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है कि इसका काम नहीं है काउंसलिंग प्रोग्राम के, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वोकेशनल कैरियर्स। वो नहीं करना कि हम उनको कि हम काउंसलिंग के थ्रू उनको कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहे हैं वोकेशनल की। तो ऑप्शन सी इज़ बेसिकली है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग प्रोग्राम में होती हैं। इसी तरह टू असिस्ट अनदर पर्सन टू ग्रो एंड लर्न इन सेफ एंड सिस्टमैटिक रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग एंड मेंटोरिंग। तो यहाँ से अपने टू असिस्ट अनदर प्रोग्राम पर्सन टू ग्रो एंड लर्न। जब ग्रो एंड लर्न की बात होती है तो मीन्स के वहाँ पे हम उसको कोई बच्चे की डेवलपमेंट नॉलेज स्किल्स के अंदर हम जब उसकी मेंटोरिंग कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस बेसिकली इसका मेंटोरिंग प्रोसेस होता है। और इसको हम जब लर्निंग की बात हो तो इस मीन्स के वहाँ पे हम बच्चों को जब डेवलप कर रहे होते हैं तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मेंटोरिंग प्रोसेस। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Then probationary mentoring laws for the 6 months। एक आर्टिकल के अंदर था कि मेंटोरिंग प्रोसेस जो है उसकी प्रोबेशनरी टाइम पीरियड कितना होता है। तो वो मिनिमम टाइम पीरियड इसका जो है वो 6 मंथ था। उसके बाद फिर जो है वो उससे निकल के चले जाते हैं। मेंटी और मेंटर्स का जो रिलेशनशिप होता है उसका जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो ये 6 मंथ्स का ला जाते हैं।
Then combination of traditional analog education with the modern technology is also known as a blended learning. जब हम ट्रेडिशनल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंबाइन करते हैं तो दैट मोड इज एक्चुअली कॉल्ड द ब्लेंडेड लर्निंग. बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो another thing hybrid is something else, collaborative is something else, in group work education. DAISH is a form of synchronous learning, means कि sometime online sometime offline, so that is actually called the hybrid learning. तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है. Which one is the third step of the इसको कहते हैं implementing flipped classroom. तो ये उसके ऑप्शन हैं प्लान, रिकॉर्ड, शेयर, चेंज. तो तीनों चार ऑप्शन सीक्वेंस में, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द शेयर. Which one app is Google? Which one is the Google app for education used in classroom? So in Google Classroom we can use all the applications, so Google Drive, Google Docs, Google Plus, so all of above. SLOs stand for the student learning outcomes, so option B and C. So right option is basically C option. उसके बाद हम आगे चलते हैं. So that is actually virtual manipulative such as algebra tiles can be created DAISH Google application. तो उसकी एप्लीकेशन ड्राइव स्टोरेज है, डॉक्यूमेंट्स हमारे कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट है. ड्राइंग के अंदर बेसिकली हम सारी जो चीज़ें हैं मैनिपुलेटिव चीज़ें सारी बनाते हैं, प्लस अनदर थिंग. सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है. विच वन इज़ यूज फॉर टेकिंग स्पेलिंग टेस्ट. अच्छा जी, तो मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं. तो गूगल ड्राइव इज अनदर थिंग. तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू जो है हम ऑनलाइन असेसमेंट या किसी तरह की टेस्ट जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. उसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है. Then people who log on simply log on simply harass and taunt others through internet are known as predators, cyberbullies, phishing scammers, hackers. तो cyberbullies mostly concept है, so they are basically harass and taunt करना. That is actually called the cyberbullying. The agreed age of adolescence between, तो that is actually this common के 10 to 18, 10 to 15, 14 to 26. So 14 to 17 is ना agreed जो है वो इनकी एज है. देन ऑप्शन डी इसका जो है राइट ऑप्शन है. देन 31 इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनके 3, 4. तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे. लर्निंग है, दूसरा जो है एक और भी है इसके साथ. विच कंडीशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट. अच्छा जी, विच कंडीशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट. तो फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल, सोशल. तो डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स बी जो है वो कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की है, तो उससे रिलेटेड है. तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है. द डिफरेंस विद रिगार्ड टू हाइट, वेट एंड कलर. तो ये डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज के अंदर थी. इंटेलिजेंसेस ऑफ डिफरेंसेस हैं, फिजिकल डिफरेंसेस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड. तो जब हाइट, वेट एंड कलर आते दैट इज एक्चुअली फिजिक जो उनकी डिफरेंसेस हैं. तो ऑप्शन बी जो इसका राइट है. एबिलिटी टू लर्न एंड टू यूटिलाइज व्हाट हैज बीन लर्न इज नोन एज बेसिकली एबिलिटी होती है. तो एबिलिटी डिफरेंसेस हैं ये. तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है. उसके बाद 35 आइटम पे चलते हैं. 35 आइटम कहता है कि हॉबीज, क्लब, ड्राइंग्स एंड म्यूजिक्स आर डैश एक्टिविटीज़. तो ये किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि जो बच्चे इनकी तरफ मायल होते हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दीज. तो ये अचीवमेंट है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है, एबिलिटी, एप्टीट्यूड. तो ये एप्टीट्यूड डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में कि काफ़ी बच्चे का रुझान जो है इन तरफ भी होता है. तो आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एप्टीट्यूड एक्टिविटीज. 36 is often an outcome of individual intelligences, personality, achievement. तो इन आउटकम की बात हो तो और इंडिविजुअल इंटेलिजेंसेस की, so that is actually option B, achievement, ability, physics is something else. So in learner centered classroom, DAISH makes the choices and owns the responsibility of learning. So in learner centered के क्लासरूम जहाँ पे जो लर्नर फैसिलिटेटेड क्लासरूम होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, ना कि टीचर, हेड टीचर, इनका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली. तो ऑप्शन ए जो इसका राइट ऑप्शन है. विच डोमेन डील्स विद इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज. कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल मोटर. कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है. अफेक्टिव डोमेन
इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज से, उसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। साइकोमोटर हमारे स्किल्स होते हैं जो मैनुअल हम हाथ से कर रहे होते हैं। सोशल समथिंग एल्स। क्वेश्चनिंग मेथड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ दी, सो क्वेश्चनिंग मेथड मोस्टली हमारे पास कॉग्निटिव में आ जाते हैं। साइकोमोटर डेवलपमेंट, सो ऑप्शन डी इसका राइट है। इन साइकोमोटर डेवलपमेंट learners are able to perform certain skills manually, तो ऑफ कोर्स इसमें वर्बल, साइकोलॉजिकली, इमोशनली नहीं है। तो इसमें साइकोमोटर में जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो लर्निंग, वो स्किल्स, जब भी स्किल्स की बात होती है वो हमारे बाय हैंड या फिजिकली वो हम स्किल्स करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली मैनुअली हम इसको करते हैं। इन क्रॉस ओवर टीचिंग, तो क्रॉस ओवर टीचिंग द लर्निंग हैपन्स इन इनफॉर्मल सेटिंग में ये होती है, बेसिकली फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल ये स्टेटमेंट थी, वहाँ से उनमें इनफॉर्मल सेटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। द लर्निंग बेसिकली बाय यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल कोलैबोरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी। सो 3D टेक्नोलॉजी हमारी वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें आप ग्लासेस पहन कर वो सारी चीज़ें देखते हैं हमारे। इन 3Ps लेसन प्लानिंग, तो उसका कौन से जो है इंडिकेट्स होते हैं, मतलब सीक्वेंस होती है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। तो लेसन प्लान का एक टाइप है जो लैंग्वेजेस में मोस्टली यूज होता है। तो इसका सीक्वेंस होती है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। ऑप्शन ए जो इसका राइट ऑप्शन है। पेडागोजी इज कंसर्न विद द टीचिंग मेथड्स, इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का पहला स्टेप ब्रीफिंग है, फिर टीचिंग है, फिर एनालिसिस, फिर रीटीचिंग है। तो ये ए जो इसका राइट ऑप्शन है। प्री असेसमेंट इज आल्सो नोन एज समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक। यहाँ पे देख लें इसको, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सी ऑप्शन जो करेक्ट है। हालांकि डायग्नोस्टिक का समथिंग और कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायग्नोस्टिक कहाँ पे किस तरह यूज होती है, मगर इस एटम के हवाले से इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इन विच कॉग्निटिव लेवल कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज आर प्रोवाइडेड, ठीक है जी। तो कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज, तो कंपेरिजन हमारे एनालिसिस में आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर क्रिएट अ न्यू कलर ऑफ कॉग्निटिव लेवल, तो कौन सा है? कंप्रेंशन, कंप्रेंशन इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस या सिंथेसिस। तो यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर्स क्रिएट अ न्यू कलर इज कॉल्ड बेसिकली अ सिंथेसिस स्टेज, ठीक। द फर्स्ट स्टेप इन एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ए ऑप्शन इज अ प्लान, जो है वो फर्स्ट एक्शन स्टेप है एक्शन प्लान साइकिल का। Annual examination in which type of assessment is taken, formative, summative, diagnostic या performance। So annual exam basically हमारे पास summative exams कराया जाता है। Assessment occur regularly throughout the instructional process is called the diagnostic, formative, summative या placement। तो diagnostic start में होती है, formative during learning process होती है, throughout होती है। तो B option जो है इसका right, ये at the end of program, at the end of course chapter। तो टाइम फिक्स नहीं है, जब आप पर्टिकुलर एक सेक्शन बना लेते हैं तो उस हवाले से समेटिव असेसमेंट आप करते हैं। स्टूडेंट्स आर सपोज टू आंसर इन डिटेल की बात करें तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो तो कौन से आते हैं? ERQs हमारे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे बच्चों को फ्रीडम ऑफ राइटिंग होता है कि आप जितनी आप अपने व्यूज़ जितने भी इसमें ऐड करना चाहते हैं वो करते हैं। CRQs हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें टू द पॉइंट एक वर्ड में एक लाइन में जवाब दे सकते हैं आप। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग कॉलम्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। Which statement is true for the multiple choice questions? A question and list of options are provided. Question followed by a single line. List of items must be placed. The statement must be answered by selecting either true or false. So question and the list of options are provided. A option जो है इसका correct option. In MCQs the correct answer is called stem, option, distractor, key. तो correct जो आंसर होता है उसको हम की कहते हैं। stem is something else के जो आप देते हैं options उसके होते हैं ABC, जो आप डिस्ट्रैक्टर जो इरेलेवेंट या अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है, गलत ऑप्शंस कीज होते हैं, तो वो आपकी बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है जी। स्टेम जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो क्वेश्चन लिखते हैं, वो स्टेम होता है बेसिकली। इसके अलावा MCQs का एक और पार्ट भी होता है, स्टिमुलस भी होता है। तो डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स प्लानिंग एन एग्जाम, टाइम टेबल, मार्किंग, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, रूब्रिक। सो TOS जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं कि वो हमें प्लानिंग करता है, हेल्प करता है एग्ज़ाम बनाने में, कंप्लीट एग्ज़ाम के कितने MCQs होने चाहिए, कितने ERQs होने चाहिए, कितने CRQs होने चाहिए, कौन सी लेवल के होने चाहिए, एप्लीकेशन के कितने होने चाहिए, नॉलेज के कितने होने चाहिए, एनालिसिस के कितने। तो ये सारी डिटेल हम बेसिकली सारी कैलकुलेशंस हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में करते हैं और वो बनाते हैं।
अच्छा जी, 56 आइटम जो है, मेथड इन्वॉल्व्स शोइंग डूइंग टेलिंग, क्या कौन सा कर रहा है? मेथड इन्वॉल्व्स शोइंग डूइंग एंड टेलिंग टेलिंग द स्टूडेंट्स टू द पॉइंट ऑफ एम्फेसाइज। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन में हम ओपन होता है, आपका डिस्कशन होता है। क्वेश्चनिंग हम पूछ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम शो भी करते हैं, डो करके भी दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। In which type of question answers are either tied or wrong? अच्छा जी, ये जो है इनका जो है ऑप्शन बेसिकली 57 में जो है हमारे पास फैक्चुअल, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आर आइदर टाइड, यहाँ जो है वो हमारे पास रॉन्ग होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कन्वर्जेंट होते हैं। ये इनके कुछ टाइप्स थे जो मैं इनके स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। एक होते हैं फैक्चुअल, तो दीज रिक्वायर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, ठीक है जी, बेस्ड ऑन ऑब्वियस फैक्ट्स आर आंसर्स आर आइदर राइट और रॉन्ग, यस नो में जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल डेटा होती है, तो उनको हम फैक्चुअल कहते हैं। क्वेश्चंस की टाइप होती हैं। कन्वर्जेंट में क्या होते हैं कि आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस नेचर दे आर यूजुअली विद इन द फिनिश एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी, दे अलो फॉर ओनली वन राइट रिस्पॉन्स, दे आर बेसिकली जो है उनका एक ही ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो यहाँ डाइवर्जेंट जो है, सो डाइवर्जेंट को हम देख लेते हैं कि दीज क्वेश्चंस अलो फॉर मेनी राइट और रिस्पॉन्सेज, ठीक है जी। सो दीज क्वेश्चंस मीन्स के स्टूडेंट्स आर द रूम टू एक्सप्लोर वेरियस एवेन्यूज, क्रिएट अल्टरनेटिव आंसर्स। सो इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर आर आइदर राइट नहीं होगा, बेसिकली ये राइट होगा, ठीक है जी, राइट और रॉन्ग होगा। तो ये हमारे पास फैक्चुअल डाटा है इसकी। तो ये हमारे पास विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स आर आइदर राइट और रॉन्ग, तो यस नो वाले हैं। तो ये हमारे पास इसका जो मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन ए है, नॉट बी एंड डी। तो फैक्चुअल जो है वो ए होगा इसका 57 का। अच्छा जी, 58 कहता है कि इन DBICE is responsible to review and assess the preparation paper specification and paper setting patterns। तो ये उसकी कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो है इनके, तो इनके जो है वो कौन सी विंग है जो पेपर बेसिकली रिव्यू असेस और करते हैं, तो वो उनकी रिसर्च विंग बेसिकली होती है, जो इस मैनुअल के अंदर था। मैंने भी इसको सर्च किया तो समथिंग वाज न्यू फॉर मी एज वेल। तो ये रिसर्च विंग थी। फिर ये कहता है कि फेडरल बोर्ड जो है वो कहाँ पे बेस करता है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, तो वो इस्लामाबाद में ही है, तो वहाँ पे इस्लामाबाद पर टिक कर लें। लास्ट है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्कोरिंग द रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ऐसे टाइप जो आइटम्स होते हैं उनकी मार्किंग, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स 15 मार्क्स, तो आप इनको किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स या की। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। तो ये इसके 60 आइटम जो थे वो हमारे MCQs के कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं कि इनके जो है कुछ कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जी, इनमें करें कि राइट एनी 5 नेशनल प्रोविजन स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, 5 मार्क्स का है, 5 स्टैंडर्ड्स लिखने हैं, 10 स्टैंडर्ड है में से। आप देख लीजिएगा गूगल करके, तो आपको इसके NPST की कंप्लीट बुक हैं, इसमें 5 जैसे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, असेसमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाता है, ICT इसके अंदर आ जाती है, यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेजेस आ जाती है। तो ये तकरीबन 7-8 नोट मैंने बता दिए हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा। राइट द 6 स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम के 6 स्टेप्स थे, हमने पढ़ाए थे कि पहला प्लान होता है, फिर रिकॉर्ड, फिर आप उनके साथ शेयर करते हैं, फिर चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर ग्रुप में डिस्कस करवाते हैं, फिर आप रीग्रुप करवाते हैं। तो ये 6 स्टेप इसके हो जाएंगे। नेम एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की 4, तो इसमें पहले तो आप SLOs भी रख सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, फिर उसकी पीरियड नॉलेज होती है, डेवलपमेंटल आप वहाँ पे टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर लास्ट में असेसमेंट करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं। फिर कह रहे हैं राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिएशंस। CPD बेसिकली कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया। स्मार्ट इज एब्रिएशन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल भी लिखते हैं काफ़ी बुक्स के अंदर। रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। PPT इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। KWL मीन्स के नो, वांट टू लर्न एंड लर्न। तो ये KWL की स्ट्रेटजी थी,
जो यूज़ करते हैं लेसन प्लानिंग के अंदर। फिर SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि हाँ ये हमारा जो है वो कंप्लीट पेपर हो चुका है। सो आई थिंक ये आपको पेपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा कि इसके अंदर ओवरऑल जितने भी थीम्स थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and if you are very new on my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel and also share this on the different platforms. And once again, thank you so much for watching this video, and Allah Hafiz.